नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा। आज सुनिए सरकार में ये 3 मुद्दे हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा, देखा आपने, आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय जनता पार्टी और बनाना रिपब्लिक चैनल्स सब भूल गए हैं। जी हां, उस सुशांत सिंह राजपूत जिसके बारे में पहले तो लगातार अनाप शनाप झूठ का प्रचार प्रसार किया गया न्यूज चैनल्स पर, अब उस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उनकी इज्जत की बखिया उधेड़कर सब भूल गए। मुद्दा नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह क्यों बदले बदले नजर आते हैं। और मुद्दा नंबर 3, जी हां, मध्य प्रदेश में सियासत का गिरता स्तर। कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी, जो कि बीजेपी में अब हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें आइटम तक करार दे दिया है। मैं नहीं भूला हूं जब दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की एक नेता को टंचमाल कहा था। यह सब होगा सुनिए सरकार में, मगर आगाज करना चाहेंगे हम सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत, वो मुद्दा जो शुरुआत हुआ, शुरू में कहा गया कि यह हत्या हुई है, इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ है। फिर बाद में ड्रग्स एंगल आ गया। ड्रग्स एंगल आया तो उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती फंस गई और रिया चक्रवर्ती 1 महीने से ज्यादा जेल में रहीं। यही नहीं, उनके भाई अब भी जेल में हैं। एक पूरा परिवार लगभग बर्बाद कर दिया गया। और वो सुशांत सिंह राजपूत जिसके बारे में लंबे चौड़े अभियान ट्विटर पर चले, बनाना रिपब्लिक चैनल्स पर न सिर्फ अभियान चले मगर अधिकतर बातें झूठ चली, उस सुशांत सिंह राजपूत को अब भूलते जा रहे हैं। जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बिहार चुनावों में जो अभियान शुरू हो चुका है, लगभग हर रैली में सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाएगी, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस वक्त कहा गया था कि बिहार के लाल की मौत हुई है। और जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि उनकी हत्या की गई है, बिहार के लाल की हत्या की गई है। क्या आप जानते हैं कि चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहां तक कि आरजेडी के तेजस्वी यादव, इनमें से अब कोई भी सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं कर रहा है। कोई भी बात नहीं कर रहा है। मानो सुशांत सिंह राजपूत एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा रसीला आम था जिसे निचोड़ के उसका रस तमाम राजनीतिक दल निकाल चुके हैं। जो उन्हें फायदा लेना है वो ले चुके हैं। अब कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है। खबर यह है दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत अजीब और गरीब खबर है। प्रिंट की एक खबर इस वक्त आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो कजन हैं नीरज कुमार बबलू, और वो छतरपुर असेंबली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो तक अपनी सभाओं में सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लेते। अब आप कहेंगे इसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गोदी मीडिया चैनल्स की। देखिए, गोदी मीडिया चैनल्स को ये बात समझ आ गई है कि इससे जितनी टीआरपी हमें बटोरनी थी, हम बटोर चुके हैं। और इसका फायदा सिर्फ एक चैनल को हो रहा था, और वो है रिपब्लिक, जो अमूमन इस मुद्दे पर झूठी झूठी खबरें प्रचार प्रसार कर रहा था। यहां तक कि जब एम्स की रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि उनका मर्डर नहीं हुआ है, उन्हें जहर नहीं दिया गया है, और अमूमन ये एक सुसाइड का मुद्दा दिखाई दे रहा है, तो एम्स पर भी उंगलियां ये लोग उठाने लग गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश हो गई है। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत साफ है। इसकी वजह यह है कि अब बंगाल में भी चुनावी अभियान शुरू होने वाला है, और इसकी एक मिसाल है कल जेपी नड्डा ने वहां पर चुनावी अभियान शुरू किया, और उसमें उन्होंने नागरिकता बिल की बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते हम नागरिकता बिल पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए हैं, लिहाजा इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो जेपी नड्डा ने भी, चूंकि अब बंगाल में चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, इसलिए अब सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं होगी। अब आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती बांग्ला भाषी हैं। उनकी पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की है। अब जाहिर सी बात है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया जा रहा था तो रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को बदनाम किया गया था। अब बीजेपी को डर ये लग रहा है कि अगर हम इस मुद्दे को ज्यादा उठाएंगे तो इसका नुकसान हमें बंगाल के चुनावों में हो सकता है। और अगर आपको समझना है कि किस तरह का इशारा
बीजेपी के आला कमान से मीडिया चैनल्स को, गोदी मीडिया को मिल चुका है, तो आपको गौर करना पड़ेगा अमित शाह के इस बयान पर जो उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है। अमित शाह ने इसमें कहा है कि टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और उनसे सवाल पूछा गया था सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो इसी के जवाब में उन्होंने कहा था कि टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि अमित शाह का जो दबदबा है मीडिया पर और खासकर न्यूज़ चैनल्स में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके किसी भी बयान के खिलाफ कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आला कमान की तरफ से संदेश न्यूज़ चैनल्स को जा चुका है कि अब इस पर ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो बनाना रिपब्लिक चैनल्स हैं, यानी कि राजीव चंद्रशेखर का जो चैनल है रिपब्लिक, उसमें भी आजकल सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। वो जो हैं वो फंसे हुए हैं उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें भी वो झूठी झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आता है और फैसला ये होता है, जो आपके स्क्रीन्स पर है, फैसला ये होता है कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते, मगर अगर गिरफ्तार करना हो या पूछताछ करनी हो तो पहले आपको उन्हें समन देना पड़ेगा। यानी कि करारा झटका अर्नब गोस्वामी के लिए आपको अब भी गिरफ्तार किया जा सकता है शर्तों के साथ। मगर यह चैनल क्या चला रहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए, उसकी अनदेखी करते हुए, उसे गलत ढंग से पेश करते हुए यह चैनल ये चला रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को झटका लगा है, जो आपके इस वक्त स्क्रीन पर है। यही नहीं, इन्होंने जो गलत बयानी की वो एक और मुद्दे पर है, यानी कि जो टीआरपी एजेंसी है बार्क, पहले तो उनके साथ हुई किसी बातचीत का हवाला कर देते हुए उन्होंने ये खबर चलाई जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह से बार्क ने रिपब्लिक को बताया है कि दरअसल हमने जो शिकायत की थी उसमें रिपब्लिक का नामो निशान नहीं है। उसके बाद बार्क, इस टीआरपी एजेंसी को सामने आना पड़ा, ये लंबा चौड़ा बयान देना पड़ा जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और ये कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मामले की इस वक्त जांच चल रही है और हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर और गलत ढंग से पेश किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप देख सकते हैं कि बनाना रिपब्लिक चैनल भी फंसा हुआ है अपनी जद्दोजहद में, ये भी सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए हैं। तो देखा आपने, ना बीजेपी को उसकी याद है, ना गोदी मीडिया चैनल्स को इसकी याद है, और उस मुद्दे के जरिए हासिल क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी अस्मिता, उनकी पूरी साख की ऐसी तैसी कर दी गई। दोस्तों, आखिरकार जब आपने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को बुलाया और जो पूरी जद्दोजहद, जो पूरा संवाद चला, उसके बाद क्या साबित हुआ? उसके बाद एक ही बात साबित हुई कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक इंटेलेक्चुअल था, सुशांत सिंह राजपूत जो एक संवेदनशील व्यक्ति था, सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत खूबसूरत बातें कहता और लिखता था, वो सारी चीजें दबाई जा चुकी हैं इन गोदी मीडिया चैनल्स के झूठे प्रोपेगेंडा के चलते। और अब एक ही बात की चर्चा हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स देता था। अब आप में से जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के पक्षधर हैं, आपको समझ आ रहा है कि इन गोदी मीडिया चैनल्स को देखने का, इनको फॉलो करने का, इनकी हर झूठ पर विश्वास करने का क्या नतीजा हुआ? उसका खमियाजा दिवंगत आत्मा यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को भुगतना पड़ा। और अब हमारा दूसरा मुद्दा कि अमित शाह बदले बदले से नजर आते हैं। अमित शाह का इंटरव्यू, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू किया न्यूज़ 18 ने, और ये अमित शाह का इंटरव्यू एक अरसे बाद आया है, क्योंकि जब से उन्हें कोरोना हुआ था और जब से वो एम्स मेदांता में एडमिट हुए थे, उसके बाद वो सामने आए हैं। अमित शाह काफ़ी बदल गए हैं, और सच बताऊं तो ये बदले हुए अमित शाह मुझे खासे पसंद आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए, अमित शाह आपको पसंद हो ना पसंद हो एक अलग मुद्दा है, मगर अमित शाह के जो संबंध विपक्षी दलों से, और यही नहीं, उनके अपने जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अब हम अमित शाह के रुख में नरमी देख रहे हैं, और मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि ये बदलाव किन किन मुद्दों पर आया और इसके मायने क्या है। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया
महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर जिसमें भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को खत लिखा था और उस खत में यह कहा था कि अब तक आपने धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोले, क्या आप भी सेक्युलरिज्म में विश्वास करने लगे। यानी कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो संविधान जिसमें धर्मनिरपेक्षता निहित है, उसको लेकर ताना मार रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, एक सामान्य बीजेपी ट्रोल की तरह। और जबकि वो एक राज्यपाल हैं और इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर जब न्यूज़ 18 ने उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब ये था, और बहुत ही अहम जवाब था अमित शाह का। अमित जी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जी को सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए थी। और आप जानते हैं कि अगर कोई और वक्त होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह भगत सिंह कोश्यारी के साथ खड़े दिखाई देते, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को कितनी दिक्कत है। जी हां, उसका जिक्र हमारे संविधान में है, मगर बावजूद इसके उन्हें हमेशा दिक्कत रही है धर्मनिरपेक्षता शब्द से। अमित शाह का यह कहना काफी मायने रखता है। अब आप कहेंगे क्यों उन्होंने ऐसा कहा। इसका सीधा सा जवाब यह है दोस्तों कि अमित शाह कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि कल को अगर महाराष्ट्र की सियासी बिसात बदलती है और शिवसेना दामन छोड़ देती है कांग्रेस और एनसीपी का, तो रिश्ते कुछ इस तरह से होने चाहिए शिवसेना के साथ कि उनसे हाथ मिलाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मुझे लग रहा है इसलिए नरमी बरती जा रही है। और यही नहीं, आपको एक और चीज पे गौर करना पड़ेगा। इन 3 सहयोगों पर गौर कीजिए। सबसे पहले अरसे से इनके साथ रही शिवसेना, दूसरा अकाली दल, तीसरा एलजेपी यानी कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान की एलजेपी। आज की तारीख में ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी तरीके से उनसे अलग हो गई हैं। शिवसेना तो एक तरह से जानी दुश्मन बन गई है और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठी हुई है। दूसरा, अगर गौर करें कि अकाली दल जो न जाने कितने अरसे से बीजेपी के साथ थी, वो अकाली दल वो सरकार से बाहर आ गई है। और चिराग पासवान बेशक एक तरह की नूरा कुश्ती हो, मगर वो चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। और अब रिश्ते इतने खराब होते जा रहे हैं कि ये शख्स यानी तेजस्वी यादव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने ठीक बर्ताव नहीं किया। यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसका असर बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्तों पर पड़ रहा है। ये बात अलग है कि चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे दिल को चीर को देखो, उसमें मोदी आपको दिखाई देंगे, यानी कि हनुमान बनने की ताक में। मगर एलजेपी का अलग चुनाव लड़ना खासे मायने रखता है। तो ये मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं अमित शाह ये बात समझ चुके हैं कि अब उनके तमाम साथी जो हैं उनसे जुदा होते जा रहे हैं, और इसकी कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है। और वो जानते हैं कि अगर वो नरमी नहीं बरतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुनबे में कोई नहीं बचेगा। और आप जानते हैं कि उसकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इसके बाद चाइना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इन तमाम मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की काफी छीछालेदर हुई है। और अमित शाह की नरमी इसी बात में देखी जा सकती है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में तनिष्क विवाद का भी जिक्र किया। जैसे कि आप जानते हैं कि तनिष्क ने एक विज्ञापन दिखाया था जिसमें उन्होंने एक हिंदू बहू और मुस्लिम सास का जिक्र किया था, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके गुर्गों ने इतना दबाव डाला। और यही नहीं, तनिष्क के हर शोरूम, चाहे वो इंदौर हो या गुजरात के कच्छ इलाके में, ये लोग पहुंच जाते थे, धमकाते थे, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी पड़ती थी। तनिष्क को भी माफी मांगनी पड़ी, ये कहते हुए कि हमें चिंता है अपने मुलाजिमों की, उनकी सुरक्षा की। इस मुद्दे पर कहने को अमित शाह इसे टाल सकते थे या ये कह सकते थे कि भाई तनिष्क को क्या जरूरत थी ये विज्ञापन करने की। इस मुद्दे पर अमित शाह ने बहुत अहम बात कही अपने इंटरव्यू में न्यूज़ 18 को। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा एक्टिविज्म नुकसानदेह है। ये क्या बतलाता है? यानी कि तनिष्क विवाद पर जो बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे थे, उन्हें करारा तमाचा मारा है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये क्या बतलाता है दोस्तों? अगर तनिष्क
जैसे मुद्दे पर नर्म रुख रखती है बीजेपी, तो ये एक अलग किस्म की बीजेपी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नर्म बन रहे हैं? हो क्या रहा है दोस्तों कि चाहे तनिष्क हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों को टारगेट करना तबलीगी जमात के बहाने, इन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश की साख दुनिया भर में इसको जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारत धीरे धीरे मध्य पूर्व में अलग थलग पड़ता जाएगा और अगर अमेरिका में जो बाइडेन जीत जाते हैं, जो कि डेमोक्रेट हैं, तो इसका भी नुकसान भारत को होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर इस बात को लेकर खासी चिंता है। उन्हें इस बात को लेकर काफी चिंता है कि भारत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि अमित शाह कल को पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना के बाद जो उनको तकलीफ हो रही है, क्या वो अपने तेवर बदल लेंगे? अगर उन्हें बिहार में जीत मिल जाती है और बाद में पश्चिम बंगाल में भी जीत मिल जाती है, तो क्या उसके बाद वो अपने तेवर बदल लेंगे? यकीनन बदल लेंगे, यकीनन वो पुराने दिनों को लौट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि भाई हम अगर तीखे तेवर अपनाएंगे तो इसका राजनीतिक फायदा हमें मिलेगा, और पहले भी मिला है। मगर जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये बदले हुए अमित शाह पसंद आते हैं, क्योंकि बेशक आप सरकार में हो, आपको सभ्य समाज से, पत्रकार जो आपसे सवाल करता है, विपक्षी दल, इन सब से एक संवाद बनाए रखना होता है। उनसे आप दुश्मनी नहीं बनाए रख सकते, उनके खिलाफ आप उन्हें लगातार टारगेट नहीं कर सकते, जो ये सरकार एक अरसे से करती आ रही है। इसे बंद करना होगा। अमित शाह कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं, और अमित शाह का इस इंटरव्यू में जो तीसरा बयान था, जिसमें उनसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा गया था, तब क्या कहा था उन्होंने, और इसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूं कि टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने शुरुआती कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था। अमित शाह ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामला दब जाए, जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं। तो अमित शाह बदले बदले नजर आते हैं। सुनिए, सरकार में आज तीसरा मुद्दा है मध्य प्रदेश की गिरती सियासत, ये कहा जाए सियासत का गिरता स्तर, जिसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। कमलनाथ, जिन्होंने इमरती देवी, जो कि अब बीजेपी में हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें आइटम करार दिया है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए दोस्तों, और जानते हैं सबसे दुख क्या होता है इस बयान के बारे में, कि कमलनाथ ने जब आज तक को एक इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में वो अपने बयान को जायज ठहरा रहे थे। ये बात अलग है कि बाद में शायद उन्होंने उस पर कुछ खेद जताया या नहीं जतलाया, मैं नहीं जानता। सबसे पहले आप सुनिए उन्होंने किस तरह से उन्हें आइटम करार दिया था। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? बहुत ही शर्मनाक बयान। और आज तक ने जब उनसे पूछा कि आपने क्यों ने आइटम करार दिया, तो उन्होंने कहा कि साहब, विधानसभा के अंदर हम अक्सर कहते हैं कि ये आइटम जो है वो सदन के पटल पर रखा हुआ है। कमलनाथ जी, आप चाहे कुछ भी कह दें, आपने एक महिला को एक आइटम कहा है, और आप जानते हैं इस मुद्दे के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी ने मौन व्रत रखा। इमरती देवी की हमने तस्वीरें देखी जिसमें उनकी आंखों में आंसू थे, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। मुझे याद आ गया जब 2014 से पहले की बात है, और दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के एक सांसद के बारे में वो उनकी तारीफ कर रहे थे, और उनके बारे में कहा था कि वो टंच माल हैं, टंच माल। कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक। थोड़ी सी बात पर पड़ जाता, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। और जिस तरह से यहां पर कमलनाथ ने निहायत ही शर्मनाक तरीके से उसे जायज ठहराने की कोशिश की। देखिए, यहां दो शर्मनाक चीजें हैं। सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने वो बयान दिया, जिस तरह से खिलखिला के हंस रहे थे,
कमलनाथ जी, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप कोई राह चलते कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था दिग्विजय सिंह की। तो दिग्विजय सिंह से भी उस वक्त मुझे याद है जब पूछा गया था कि भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टंचमाल जो है वो हमारे यहाँ एक प्रयोग है, शब्द का प्रयोग है। जो भी कोई चीज अच्छी होती है हम उसे टंचमाल कहते हैं। तो मैं इन दोनों नेताओं से पूछता हूं, क्या आप अपने परिवार की महिलाओं के बारे में कभी भी माल शब्द का इस्तेमाल करते हैं या आइटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना, कौन करता होगा? तो जिस शब्द का इस्तेमाल आप अपने परिवार की औरतों के लिए नहीं करते तो आप किसी और के लिए क्यों कर सकते हैं, बेशक वो आपकी दुश्मन हो। और फिर होता क्या है ना दोस्तों, संवाद का स्तर लगातार नीचे गिरने लगता है। अब ये जो बीजेपी नेता हैं, इनका नाम है बिसाहू लाल सिंह। इन्होंने कांग्रेस के एक नेता की पत्नी के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। यहां इतने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि एक ने आइटम कहा और फिर दूसरे ने जो कहा वो तो तमाम हदों को पार कर गया। देखिए, कहीं ना कहीं राजनेताओं को एक लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ राजनेताओं की है। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ता जो सड़क पर चल रहा है या जो ट्रोल है जिसे आपने 2 रुपए में खरीद लिया है और वो पत्रकारों को गाली देता है, महिलाओं को गाली देता है, उनकी भाषा आप नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। और आप जानते हैं, बिहार के चुनावों का अभियान शुरू हो गया है। कुछ दिनों में प्रधानमंत्री उतर जाएंगे मैदान में, और हमने अक्सर देखा है प्रधानमंत्री जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो उसके बाद फिर जो वाद संवाद शुरू होता है वो तमाम हदों को पार कर देता है। और चूंकि बिहार में मामला बहुत करीबी लग रहा है, आप जानते हैं तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं जबरदस्त भीड़ जुट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट संभव है। तो मुझे डर है कि कहीं बिहार के अंदर संवाद का स्तर न गिर जाए, ये डर है मुझे। और डर ही नहीं, देखना मेरी जो बात है वो सही साबित होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है तमाम राजनेताओं से कि अपनी जुबान पर काबू रखें। बिहार में कई दिग्गज इस वक्त नहीं उतरे हैं मैदान में, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपनी जुबान पर काबू रखें। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील, मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप या SMS के जरिए कम से कम अपने 5 कॉन्टैक्ट्स के साथ साझा करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।